So today we will discuss measurement of delta U and delta H. डेल्टा यू क्या होता है? किसी प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आता है उसको बोलते हैं डेल्टा यू। इसको मेजर कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंटली भी तो मेजर करना आना चाहिए ना। और सिमिलरली एंथैल्पी, डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी चेंज। इसको कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, आज हम वो पढ़ेंगे। और ये दोनों कहाँ, किस ब्रांच के अंडर आते हैं? कैलोरीमेट्री के अंडर। कैलोरीमेट्री है जिसमें आप डेल्टा यू और डेल्टा एच को मतलब कैलकुलेट नहीं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना सीखते हो। ओके, the experimental techniques of measuring energy changes accompanying any chemical or physical process is called calorimetry. Okay, these measurements are generally carried out under two conditions. वो तो आपको पता ही है, अगर आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम रख के जो एनर्जी चेंजेस है वो नोट करोगे तो वहां से आपका क्यूवी निकलेगा। क्यूवी का मतलब है डेल्टा यू निकलेगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ रहा है। और अगर एट कांस्टेंट प्रेशर करके आप कैलोरीमेट्री वाला एक्सपेरिमेंट करवाओगे तो आपका क्या निकलेगा? क्यूपी, मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज। ओके, तब हम अब देखेंगे कि डेल्टा यू और डेल्टा एच को कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली। सबसे पहले आता है मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू। अब डेल्टा यू कैसे मेजर करते हैं? टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हम मान के चल रहे हैं कि हमने एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है। ओके, इसको हीट ऑफ कंबशन भी बोलते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या है? डेल्टा यू। मतलब हम किसी रिएक्शन के लिए हीट ऑफ कंबशन निकालने वाले हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमने मान लिया। ओके, दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज एंड इट इज मेजर्ड बाय, कौन सा एपरेटस यूज होगा? बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओके, कौन सा कैलोरीमीटर यूज होगा? बॉम्ब कैलोरीमीटर। और उसकी फिगर ये रही। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका एक चैम्बर है, आइसोलेटिंग चैम्बर है ये वाला। ओके, क्लियर? ये थर्मोमीटर है जो इसमें इंसर्ट कर रखा है। इसके अंदर एक और चैम्बर है ये वाला। ओके, क्लियर? इस चैम्बर में आपने वो रिएक्शन करवानी है जिसके लिए आप एंथैल्पी, सॉरी, इंटरनल एनर्जी चेंज नोट करना चाहते हो। वो वाली रिएक्शन इसके अंदर होगी। ओके, इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस कंडक्टिंग चैम्बर के थ्रू इस वाटर को जाएगी जो आपने इस बाहर वाले चैम्बर में लिया होगा। ओके, उससे क्या होगा? इस चैम्बर में जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर चेंज होगा। ओके, जितना भी इसका टेम्परेचर चेंज होगा हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे कि इस वाले सब्सटेंस ने जब ये कंबस्ट हुआ है, जब इसकी कंबशन हुई है तो कितनी एनर्जी रिलीज करी है। ओके, जितनी भी एनर्जी रिलीज करी होगी वो टेम्परेचर चेंज से हम निकाल लेंगे। ओके, क्लियर? जैसे हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला, हीट इज इक्वल टू क्या आया था? सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी। की हीट कैपेसिटी कितनी है इस मटेरियल की या इस पूरे कैलोरीमीटर की? ओके, इनटू मास, इसका मास कितना है, इनटू डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज कितना आ गया। ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा कि इस वाटर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है। ठीक है, जितनी हीट एब्जॉर्ब करी है वो किससे आई है? वो सारी की सारी इससे आई है। उससे आप कैलकुलेट कर लोगे कि इस प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो रही है। ओके, और ये स्टरर क्यों लगा रखा है? कि जो हीट निकले वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इस पूरे वाटर में। ये ना हो कि नीचे वाला वाटर ज्यादा गर्म है, ऊपर वाला वाटर कम गर्म है और टेम्परेचर आप नोट गलत ही करे जा रहे हो। ठीक है, तो अगर आपका जो हीट निकली है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए इस पूरे वाटर में। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन इनलेट के लिए कंबशन करवानी है। हम यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन का एग्जांपल ले बैठे हैं कि अब हम हीट ऑफ कंबशन निकालेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे ऑक्सीजन इनलेट भी करनी पड़ेगी कंबशन के लिए। ऑक्सीजन इज द नेसेसरी कंडीशन। जैसे मीथेन को ही अगर आपने कंबस्ट करना है तो यू विल नीड ऑक्सीजन, इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, दैट्स इट, लाइक दिस। ओके, तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। चलो, तो ये अरेंजमेंट क्लियर है। ये थर्मोमीटर काम में आएगा टेम्परेचर डिफरेंस को नोट करने के लिए। ओके, और ये जो फायरिंग लेड्स हैं ये क्या होगा? ये स्पार्क प्रोड्यूस करेंगी
इलेक्ट्रिसिटी की वजह से स्पार्क जो प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से ये सब्सटेंस बर्न होगा। इसके अंदर ये फिलामेंट लग रखा है, ठीक, फिलामेंट गर्म होगा उसकी वजह से ये सब्सटेंस जलेगा, ये वाला जो उसके अंदर रखा हुआ है। ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल कॉल्ड बॉम्ब विच कैन स्टैंड हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर को भी स्टैंड कर सकता है, ये नहीं है कि टूट जाएगा। इट इज सराउंडेड बाय अ बिगर वेसल विच कंटेन्स वाटर एंड इंसुलेटेड। ये वाला बिगर वेसल, इसमें वाटर है और इसको इंसुलेट किया हुआ है। अ थर्मोमीटर एंड अ स्टरर आर सस्पेंडेड इन इट। ये थर्मोमीटर है और ये स्टरर है। ओके, इसको सस्पेंड किया हुआ है इसके अंदर। ओके, द प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेप्स। अगर आपने किसी सब्सटेंस के लिए हीट ऑफ कंबशन निकालना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डेल्टा यू निकालना है, उसके लिए आपको दो प्रोसीजर करने पड़ेंगे। पहला प्रोसीजर क्या होगा, यू हैव टू कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है वो तो निकालो पहले, कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करके इसका टेम्परेचर कितना हाई होता है, वो तो निकालना पड़ेगा ना हमें। ओके, हीट कैपेसिटी क्या थी, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द टेम्परेचर चेंज। ओके, डेल्टा टी। ओके, वो निकालनी पड़ेगी आपको। तो कंबशन, इस हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसे निकलेगी, कंबशन ऑफ नोन मास ऑफ अ कंपाउंड whose heat of combustion is known। आपको ऐसे मास को कंबस्ट करवाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, जिसकी हीट ऑफ कंबशन आपको पता है कि इसने जब इसका जब एक मोल बर्न होता है तो उस टाइम इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। ये आपको वो वाला सब्सटेंस लेना है, क्योंकि पहले आपने ये निकालना है कि इस जो ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर आप यूज करने वाले हो इसकी खुद की हीट कैपेसिटी कितनी है। ओके, उसके लिए आपको नॉन मास नॉन कंपाउंड लेना है जिसकी हीट ऑफ कंबशन नॉन हो, उसका भी नॉन मास लेना है आपने, उसके अमाउंट नॉन लेनी है। अ नॉन मास ऑफ द कंपाउंड इज टेकन इन द प्लेटिनम कप। ये प्लेटिनम कप है जिसके ऊपर आपने नॉन मास ले लिया कंपाउंड का। ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉम्ब। यहां से ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दिया आपने। अ करंट इज पास्ड थ्रू द फिलामेंट। इस फिलामेंट से करंट पास किया आपने, विच इज इमर्स्ड इन द कंपाउंड, जिसको ये कंपाउंड के अंदर इमर्स कर रखा है। कंबस्शन ऑफ द कंपाउंड टेक्स प्लेस। क्या होगा, ये कंपाउंड जलना शुरू हो जाएगा। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज नोटेड। इस कंपाउंड के जलने की वजह से हीट निकली, उसकी वजह से ये वाला चैम्बर गर्म हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा पानी गर्म हो जाएगा। ओके, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हीट को आपने यहाँ पे स्टरर भी चला रखा है। ओके, जिसकी वजह से आप नोट कर लोगे कि पहले टेम्परेचर इतना था अब टेम्परेचर इतना है, तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, डेल्टा टी। ओके, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज नोटेड। फ्रॉम दिस हीट कैपेसिटी ऑफ द अपरेटस, ये जो अपरेटस यूज कर रहे हो जिसको बॉम्ब कैलोरीमीटर बोल रहे हैं, इज नोटेड। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब्ड पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। वही हुआ ना कि हीट कितनी निकली है डिवाइडेड बाय कितना टेम्परेचर चेंज हुआ उससे, दैट विल गिव यू द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो हीट कितनी निकली है ये कैसे पता लगेगा, इसके अंदर जो आपने नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डाला है उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो। ठीक है, लेट अस, आपने ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, आपने हाइड्रोजन डाला है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1 मोल ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो। ओके, और इस सब्सटेंस की, ये जो इसके अंदर हाइड्रोजन रखा है, इसकी हीट ऑफ कंबस्शन तो आपको पता ही है कि इसका 1 मोल जब जलेगा तो उसकी वजह से कितना टेम्परेचर, सॉरी कितनी हीट निकलेगी, ये आपको पता है, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। तो 1 मोल के जलने से कितनी हीट निकलनी है वो आपको पता है, बट आपने कितना अमाउंट लिया सब्सटेंस का वो तो आपके हाथ में ही है ना, आपने कितना लिया, 2 ग्राम लिया, 4 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम, उसके नंबर ऑफ मोल्स बना लो। ओके, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या होगा, इससे टोटल कितनी हीट निकली होगी वो पता लग जाएगा कि इसकी वजह से थेरेटिकली हीट कितनी निकली है। ओके, और उस हीट की वजह से इसका टेम्परेचर जो आपने नोट किया था कि डेल्टा टी चेंज हो गया। ओके, ये आ गई हीट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी, उससे क्या निकल गया, क्यू। इन दोनों की रेशियो से निकल जाएगा क्यू। क्यू का मतलब क्या है,
कि ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसमें ये जो वाटर है, इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट लगती है, वो आपको पता लग गया बाय दिस कैलकुलेशन। ओके, अब बारी आती है, ये तो अब ऐसे आपने क्यों किया, इसकी हीट कैपेसिटी निकालने के लिए की। ओके, अगर आपको हीट कैपेसिटी ऑलरेडी पता हो ना इस बॉम्ब कैलोरीमीटर की, तो आप ये स्टेप 1 करोगे ही नहीं, क्योंकि फिर तो आप यही चाहोगे कि जो अननोन आपने रिएक्शन लेना है, जिसकी हीट ऑफ कंबस्शन निकालनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर तो आप सीधा यही करवाओगे, स्टेप 1 करवाओगे ही नहीं। ओके, क्लियर। बट अगर नहीं पता तो पहले स्टेप 1 होता है, जिसमें हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर निकलती है। ओके, उसके बाद आपके पास अब सेकंड पार्ट में आप करोगे कंबस्शन ऑफ नॉन मास ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड। जो एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड जिसकी आपको हीट ऑफ कंबस्शन निकालनी है, उसका नॉन मास, मास तो आप मेजर करके लोगे ना, नॉन मास लेके उसकी कंबस्शन करवाओ। अब उसकी कंबस्शन करवा के हम देखेंगे कि उस सब्सटेंस की हीट ऑफ कंबस्शन कितनी आती। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एज इन स्टेप 1, जैसे इसमें किया एक्सपेरिमेंट वैसे ही होगा। क्या होगा, वो जो अननोन सब्सटेंस है उसका नॉन वेट आप लोगे, उसको कंबस्ट करवाओगे, कंबस्ट करवा के हीट निकलेगी, हीट निकलेगी, इसका टेम्परेचर राइज होगा, तो वहां से आप पता लगाओगे कि इस टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी हीट निकली है। ओके, कंबशन में। ओके, इन द अबव केस, as the reaction is carried out in the closed vessel, therefore heat evolved is the heat of combustion at constant volume। क्योंकि closed vessel में हो रहा है, तो जितनी भी हीट निकलेगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर करिए आपने। ओके, hence it is equal to the internal energy change, और आपको पता है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो इसलिए वहां से आपके पास क्या निकलेगा, डेल्टा यू। और डेल्टा यू को कैसे कैलकुलेट करोगे, अब देखो इसके लिए एक चीज समझो, इस वाटर में टेम्परेचर चेंज मान लो अब की बार आया डेल्टा टी। ओके, जब ये अननोन सब्सटेंस आपने बर्न करवाया उसकी वजह से डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हुआ इसका। ओके, बट आपको इस बॉम्ब कैलोरीमीटर के पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो पता है, वो क्यू, वो आप निकाल चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो अब कितनी एनर्जी इसने छोड़ी है, यहां से कितनी एनर्जी निकली है इसकी कंबशन में, वो निकालनी है ना आपने। वो कैसे निकलेगी, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर इनटू इट्स टेम्परेचर चेंज, कि उसका कितना टेम्परेचर चेंज हो गया जब ये वाला अननोन सब्सटेंस का जो मास है वो बर्न हुआ। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, Q इंटू डेल्टा टी करके क्या आ जाएगा, टोटल हीट इवॉल्व बाय दिस सब्सटेंस। ओके, बट आपको पर मोल के लिए वैल्यू निकालनी होती है। ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किलो जूल पर मोल, कि पर मोल जो है वो कितने किलो जूल हीट रिलीज कर रहा है। तो ये तो आपके पास Q इंटू डेल्टा टी क्या आया, कि टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, बट आपने पर मोल निकालनी है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स, ये जो अननोन सब्सटेंस लिया था इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हीट कैपेसिटी आपने स्टेप 1 में निकाली, उसका ही यूज किया, मल्टीप्लाई बाय दी चेंज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ सेकंड कंपाउंड, ओके, विच इज द अननोन कंपाउंड, जिसकी आपको हीट कैपेसिटी नहीं पता, सॉरी हीट ऑफ कंबशन नहीं पता, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस टेकन। तो इसको सॉल्व करोगे, क्लियर। तो वहां से अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से डेल्टा यू इसका कैसे आ गया, हम तो इसके लिए नोट कर रहे हैं क्यू इंटू डेल्टा टी करके, तो हमने ये निकाला कि इसने कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करी है। अरे जितनी एनर्जी इसने छोड़ी होगी उतनी ही इसने अब्सॉर्ब करी होगी। ठीक है, मतलब जितनी इसने हीट इवॉल्व करी है उतनी ही इसने हीट एब्जॉर्ब करी है। तो यहां से हमने पता लगा लिया कि इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब इवॉल्व करी है, क्योंकि जितनी इसने इवॉल्व करी है उतनी ही इसने एब्जॉर्ब करी है। और इसने कितने एब्जॉर्ब करी है, दैट इज क्यू इंटू डेल्टा टी। ओके, एंड हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट इवॉल्व। कहां से रूल बनाइए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस टेकन, ये वाला जो लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से आपके पास डेल्टा यू की वैल्यू आ गई, दैट्स इट। ओके, दिस इज द वे हाउ यू कैलकुलेट डेल्टा यू। ओके, सेकंड इज मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच। ओके, डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी चेंज। और एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या होता है, जब भी कोई हीट
एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, वो सारी की सारी हीट कहाँ जाती है, डेल्टा एच को चेंज करने में। तो अब डेल्टा एच को कैसे मेजर करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है कॉफी कप कैलोरीमीटर। ये थोड़ा इजी इंस्ट्रूमेंट होता है, ओके, मतलब इतना डिफिकल्ट वाला नहीं होता ये। टेकिंग द एग्जांपल, इसमें अब एग्जांपल क्या लेके चल रहे हैं हम कि हमने किसके लिए डेल्टा एच निकालनी है। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। आपने कभी देखा होगा, मे बी अगर आपने 10th लेवल तक प्रैक्टिकल किए हैं, तो जब भी किसी एसिड में बेस मिलाया जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तब आपका ये जो बीकर है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन के दौरान हीट निकलती है। ओके, taking the example of heat of neutralization of an acid with a base or vice versa, it can be determined using a simple calorimeter consisting of polythene bottle fitted with cork having two holes। जैसे ये पॉलीथीन बॉटल हो गई, उसके ऊपर ये कॉर्क, कॉर्क है, उसके ऊपर क्या होगा, इसमें दो होल है, क्लियर। एक होल में आप थर्मामीटर इंसर्ट करोगे, दूसरे होल में आप स्टरर को यूज करोगे, ओके, एज शोन इन फिगर। ओके, बट आपने अगर ये पॉलीथीन बॉटल वाला नहीं भी लेना तो उसके लिए कॉफी कप कैलोरीमीटर, आजकल ये ज्यादा चल रहा है कॉफी कप वाला। इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बॉटल अ formed polystyrene cup with a cover is also sometime used, it is called as the coffee cup calorimeter। क्योंकि ये वो जो स्टारबक्स में दिखा, स्टारबक वाला कॉफी कप नहीं होता, वैसा होता है। ओके, या ऐसे बोलो सीसीडी में जो मिलते हैं या जो पीवीआर में मिलते हैं जो कोक में डाल के देते हैं, वैसे वो वाला। ओके, तो कॉफी कप कैलोरीमीटर। ओके, इसमें भी आपके पास वही हो गया कि इसमें भी दो होल होने चाहिए, एक स्टरर के लिए और दूसरा थर्मोमीटर के लिए। और इसमें अब क्या करेंगे हम, इसमें हमने ऑब्वियस है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करवाना है, तो हमने इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाना है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे करवाओगे इसमें, ठीक है, उसके लिए अब आगे स्टेप देखते हैं। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl विद NaOH, हम मान के चल रहे हैं कि HCl और NaOH की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालनी है। द मेथड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, a known volume of HCl of known concentration। आपने HCl सॉल्यूशन लेना है, वो भी नॉन कंसंट्रेशन वाला। जैसे मान लो आपने 100 ml ले लिया, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml ही होता है, और उसकी कंसंट्रेशन थी 0.5 नॉर्मल, इज टेकन इन वन बीकर और एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ NaOH ऑफ कंसंट्रेशन, उसकी भी सेम कंसंट्रेशन और सेम वॉल्यूम, इन द अनदर बीकर। आपने दो सॉल्यूशन लिए, अभी इनको मिक्स नहीं कर देना सीधा, अभी ये लिए ही है सिर्फ, दोनों की कंसंट्रेशन सेम रखी है, दोनों का वॉल्यूम सेम रखा है। उसके बाद आपने दोनों का टेम्परेचर भी सेम कर देना है, इनको एक वाटर बाथ में रख देना है, सो दैट उन दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो उन दोनों का टेम्परेचर होगा उसको हम इनिशियल टेम्परेचर मानेंगे, जिस टेम्परेचर पे वो हो जाएंगे ना। जैसे मान लो 10 डिग्री, शुरू में हो सकता है कि ये 10 डिग्री सेल्सियस पे हो, ये 12 डिग्री सेल्सियस पे हो, ये जो HCl है वो 12 डिग्री सेल्सियस पे और NaOH जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे हो, क्योंकि दोनों की टेम्परेचर को हीट को एब्जॉर्ब करने का एक्सटेंट डिफरेंट हो सकता है, हीट कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है। बट इनको वाटर बाथ में रख के, जैसे मान लो हम आइस कोल्ड वाटर में रख के दोनों का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे, सेम रखना है, और उसी को इनिशियल टेम्परेचर मानना है हमें। कॉफी कप में तो सीधा मिक्स ही करने हैं हमें, मिक्स से टेम्परेचर बढ़ेगा वो हमने टेम्परेचर नोट कर लेना है। ठीक है, बट इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, वो जो उनका दोनों का सेम टेम्परेचर आप कर दोगे, वो उसको हम इनिशियल टेम्परेचर मानेंगे। ओके, उसके बाद HCl solution kept in the first beaker is transferred into the polythene bag या coffee cup colorimeter बोल लो। Immediately NaOH solution kept in the second beaker is added into the polythene bottle। Stirring is done with mixing HCl and NaOH। ओके, उसके बाद आपने थोड़ी देर रिएक्शन होने देने के लिए छोड़ देना है, और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना जा रहा है वो नोट कर लेना है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर कौन सा होगा, जैसे मान लो मैंने बोला था 5 डिग्री सेल्सियस, और मान लो मिक्सिंग के बाद हाईएस्ट टेम्परेचर गया 20 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, डेल्टा टी 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, बस अब ये जो टेम्परेचर में चेंज आया उसी से पता लगेगा कि जो रिएक्शन हुई है उसमें कितनी डेल्टा एच की वैल्यू, कितनी एंथैल्पी चेंज हुई है। ओके,
अब कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। assuming that the density of solution is same of the water, जो मिक्सचर बना आपका मिक्सिंग करने के बाद, हम ये मान के चल रहे हैं उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी जितनी ही है, और हम ये भी मान के चलेंगे कि उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी वाटर जितनी ही है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to raise temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius is called as the specific heat capacity of the water, और वो कितनी है? 4.184। तो हम मान के चलेंगे वो जो सोल्यूशन बना है मिक्सचर उसकी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी थी? 4.184 जूल पर केल्विन पर ग्राम। ओके, क्लियर? एंड नेग्लेक्टिंग हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीथीन बॉटल एंड द रिजल्ट इज कैलकुलेटेड। और हम ये नेग्लेक्ट करके चलेंगे, हालांकि हमें पता है पॉलीथीन बैग भी थोड़ी बहुत एनर्जी तो खाएगा, ओके, बट हम मानेंगे कि इसकी नेग्लेक्ट ही कर देनी है हम। ठीक है, अब देखते हैं कि टोटल हीट रिलीज कैसे निकालनी है। वो तो आपको वैसे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कैसे निकलेगी टोटल हीट रिलीज, कि टोटल वाटर कितना है, ओके, क्लियर? हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू अमाउंट ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर चेंज, तो वहां से आपके पास निकल जाएगी कि कितनी हीट टोटल रिलीज हुई है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऐसे निकलेगी टेम्परेचर चेंज इनटू अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर मतलब वो जो दोनों का मिक्सचर, जैसे मान लो 100 ml आपने वो लिया, 100 ml वो लिया, तो दोनों का मिक्सचर कितना हुआ? 200 ml होगा। और उसका वेट कितना होगा? अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो वेट भी तो 200 ग्राम ही होगा। तो अमाउंट भी 200, डेल्टा टी, और सी क्या है? हीट कैपेसिटी किसकी? वाटर की। उसको वाटर ही मानना है कि रिजल्टेंट जो सोल्यूशन बना वो वाटर ही है, क्योंकि एसिड बेस से वाटर ही बनता है, और वैसे भी सोल्यूशन भी ऑलरेडी वाटर में ही बना रखे हैं। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द एसिड एंड द बेस T1 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया आफ्टर मिक्सिंग? T2 डिग्री सेल्सियस। राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 प्लस 100 200 ग्राम। ओके, क्योंकि हमने क्या बोला? डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मान लिया ना, तो इसका 100 ग्राम और इसका 100 ग्राम। ओके, अब हीट प्रोड्यूस्ड कितनी हीट निकली, वो वही बहुत बात बोलेंगे जो अभी मैंने बोली। मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू राइज इन टेम्परेचर। कितना मास ऑफ वाटर है? दोनों का टोटल 200, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.184, राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपको क्या निकल आया? हीट कितनी निकली है। ओके, बट आप निकालना क्या चाहते हो? ये तो आपको ये निकला है कि हीट कितनी निकली है, बट आपको निकालना क्या है? ठीक है, निकालना ये है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसके भी कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करनी है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है, इसके यूनिट होते हैं किलो जूल पर मोल, कि 1 मोल HCl को अगर आपने 1 मोल NaOH से न्यूट्रलाइज करना हो, उस टाइम जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलना है। अभी आपने एक एक मोल थोड़ा लिया था, वो तो आपको पता ही नहीं अभी आपने कितना लिया। आपको शायद अभी कंसंट्रेशन को यूटिलाइज करना नहीं आता है ना, कि कंसंट्रेशन से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। वैसे हमने चैप्टर 1 में किया हुआ ये टॉपिक, जिसमें हमने कंसंट्रेशन वाले टॉपिक करे हुए। ठीक है, बट फिर भी अगर नहीं आता तो यहाँ से हीट कितनी निकली है वो पता लग गया आपको, इसको ही यूज करना है बस। ओके, क्लियर? मतलब इसी का यूज करके आपका आंसर आ जाना है। पर फिर भी थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ, अगर ये वाला स्टेप ना समझ लगे तो कोई बात नहीं, अवॉइड इट। वीडियो जो रिकॉर्ड हो जाएगी, इस वीडियो को दोबारा यहाँ से प्ले कर लेना, बट बिफोर दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो, वो सोल्यूशन वाली जो मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में। चलो, दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl। 0.5 नॉर्मल HCl की 100 ml का जब न्यूट्रलाइजेशन होती है, ये तो उसके लिए हीट कितनी निकली है वो देख रही है। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 नॉर्मल HCl कितनी होती? क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 नॉर्मल HCl अगर लोगे, उसी में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl होगा। और किलो जूल पर इक्विवेलेंट भी यूनिट होता है, वैसे मैं पर मोल बोल गया था ना, तो वो भी कर सकते हो, बट किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट भी एक यूनिट होता है किसका? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए।
ओके, तो वो कैसे निकलेगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 नॉर्मल के लिए कितनी हीट निकली है वो आपने निकाल ली है। ओके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 नॉर्मल के लिए कितनी हीट निकलेगी वो कैसे निकलेगी, एस के लिए ऐसे याद रखो, हीट इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था 100 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय अमाउंट कितनी थी 0.5। बट आपको किसने कितने के लिए निकालनी है उसको ऊपर लेना पड़ेगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर लेंगे और कितनी कंसंट्रेशन वाला 1 नॉर्मल, ठीक है, इसको कैलकुलेट करो तो आपके पास ये निकल आएगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर 1 नॉर्मल वाला HCl लोगे तो उसके लिए कितनी हीट लिबरेट होती जब उसकी न्यूट्रलाइजेशन करते। ओके, तो वहां से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। करने को तो ऐसे ही कर सकते थे कि जैसे मान लो हम ऐसा ही करते, बड़ा कप लेते उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 नॉर्मल HCl ले लेते और उसको न्यूट्रलाइज करवा के उसका ही देख लेते सीधा, उसके लिए हीट कैलकुलेट कर लेते, बट उसमें वेस्टेज ज्यादा होगी, वेस्टेज ज्यादा होगी ना, आपको ज्यादा मटेरियल यूज करना पड़ता है, इसलिए कम को यूज करके ये वाली सिंपल कैलकुलेशन कर लेनी है, तो देन यू विल गेट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो वहां से डेल्टा एच आ गया, क्योंकि इसके लिए आप प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो, कॉफी कप में प्रेशर तो कांस्टेंट ही होगा। ओके, so this is how you will get delta H, and delta H is also called as the QP। ओके, कैलकुलेशन पार्ट ये जला, ये कंसेप्चुअल थोड़ा पार्ट हो गया, ये थोड़ा दिमाग पे जोर डालने वाला पार्ट है, थोड़ा इमेजिनेटिव वाला पार्ट है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया फिर भी एक बार दोबारा वीडियो देख के अच्छे से समझने की कोशिश करना है इसको। ओके, क्लियर। मैंने वैसे सोचा था इसके न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, बट वो न्यूमेरिकल आज आपके लिए होमवर्क हो गया, आप अपनी बुक से इसके 3-4 न्यूमेरिकल देखना, बट बिफोर दैट आपको ये कंसेप्ट अगर क्लैरिटी हो गई है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।